तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल जो था वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने रिंग चैन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना, पोजीशन हो गया, हम लोगों ने मेटामेरिज्म देख लिया है और टॉटोमेरिज्म हम डिस्कस करते हैं जो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें टॉटोमेरिज्म में हम लोगों ने कीटोइनॉल फॉर्म के बारे में बात की थी और हम लोगों ने नाइट्रो एसी नाइट्रो वाले फॉर्म की भी बात की थी। तो चलिए अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, और क्योंकि आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे थे, आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस की थी उसमें हम लोगों ने दो मेजर टाइप क्लासीफाई किया था, ठीक है। टू मेजर टाइप में से कॉन्स्टिट्यूशनल जो थे अब तक हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब जो दूसरा है वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम आज की क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टीरियो या इसको हम बोल सकते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, या हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता, है ना। त्रिविम समावयवता मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पास हमको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट द एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट इन देम हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन द थ्री डायमेंशंस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब हमारे पास देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही सेम है, लेकिन एटम या ग्रुप जो उसमें जुड़े हुए होंगे, है ना, उनका जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, त्रिविमीय जो उनका अरेंजमेंट होगा, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। डिफरेंट होगा, ये अरेंजमेंट अलग अलग होगा। स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही सेम होगा, लेकिन मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनली अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए होंगे, अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। आइसोमर्स इन विच द एटम्स आर कनेक्टेड इन द सेम वे बट डिफर इन द वे द एटम आर अरेंज इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। दूसरे टर्म्स में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, दो या अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र है ना, या अणु गलती से लिखा हुआ है, तो अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या होगा, समान होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला समान होगा, परंतु इनमें उपस्थित एटम्स या ग्रुप्स की त्रिविमीय व्यवस्था असमान होगी। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको हम मेजरली फिर से अगर क्लासीफाई करेंगे तो दो क्लास में डिवाइड करते हैं, कॉन्फिगरेशनल और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल, देन कॉन्फिगरेशनल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं एनेंसियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स, और हम लोग यहीं पास एक मीजो कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग ये चल के आगे देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों के पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मतलब एग्जाम्पल्स से समझते हैं, है ना। सबसे पहले तो सच स्टीरियोमर्स विच डू नॉट चेंज इनटू, देखो हम लोगों ने अभी क्लासीफाई किया है, कि जो हम लोगों ने अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल दो पार्ट में डिवाइड किया, पर ये किस बेसिस पे किया है। तो देखिए सच स्टीरियो आइसोमर्स विच डू नॉट चेंज इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में अपने जो दो रूप होंगे या दो से ज़्यादा रूप होंगे वो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो रहे होंगे, है ना।
मतलब उनका जो दो आइसोमर्स बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा आइसोमर्स बनेंगे, अगर वो रूम टेम्परेचर पे ही इंटरचेंजेबल हुए तो हम उसको अलग क्लासीफाई करेंगे। जो नहीं होंगे चेंज, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डू नॉट चेंज इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ऐसे स्टीरियोमर्स जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते विन्यासी समावेवी या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल जो होंगे वो रूम टेम्परेचर में आपस में बदलते नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल एक सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना। सिस और ट्रांस हम लोग अभी इसका आगे चलकर देखेंगे कि सिस कब बोलते हैं, ट्रांस कब बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में बदलते नहीं हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिख रहा है, और इधर देखिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिख रहा है। बट दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही ब्यूटीन है, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। बस इसका जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पास बोट शेप बना रहा है, यहाँ पे चेयर शेप बना रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोनों स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये क्यों होता है हम लोग इसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सिस टू ब्यूटीन के अलावा एक और एग्जांपल हमारे सामने है। देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, वो है मतलब लैक्टिक एसिड का एक एग्जांपल है। देखिए डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, या इसी को हम लोग प्लस लैक्टिक एसिड या माइनस लैक्टिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड भी जो है एक तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, हम लोग अभी सिस ट्रांस की बात यहाँ पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉन्फिगरेशनल की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते विन्यासी यानी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे आप ये लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं लैक्टिक एसिड का, ये डी लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आपके सामने देखो एक मॉलिक्यूल है, ये डी लैक्टिक एसिड कैसा दिखेगा। इसके दो रूप हो सकते हैं, 3 डायमेंशनली इनका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का जुड़ने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है ना, यही तो डिफर करता है। तो देखिए एक तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, देखो ये सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर की तरफ है, ये मॉलिक्यूल किसकी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ। इस तरीके से जो डैश डैश करके बना होता है, इसका मतलब होता है ये जो प्लेन है इसके पीछे की तरफ, यानी कि हम ऑब्जर्वर से दूर है ये। ठीक है, और ये जो इस तरीके से लाइन में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो प्लेन में होता है, यानी कि जिस पेपर या जिस कागज पे ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो इस टाइप का जो लाइनिंग से अगर हम बॉन्ड को बता रहे हैं, इसका मतलब ये पेपर पे है ना, ये पेपर पे है, सरफेस पे है। और ये जो सॉलिड लाइन दिख रहा है डार्क किया हुआ, इसका मतलब होता है ये ऑब्जर्वर की तरफ, यानी पेपर से दूर बाहर की तरफ, ये सामने की तरफ निकला हुआ होगा। और ये जो एच दिख रहा है ये पीछे की तरफ निकला हुआ होगा। तो आप लोग देखिए दोनों ही डायग्राम में इनका पोजीशन बदल रहा है। यहाँ पे एच जो है ये दूर है पीछे की तरफ, और ये जो CH3 है ये ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये प्लेन पे है। ऐसे ही अगर हम लोग बोले यहाँ पास H जो है ये ऑब्जर्वर की तरफ हो गया और CH3 दूर चला गया, मतलब मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनली पोजीशन बदल रहा है ना। हम लोग इसको समझेंगे। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ये COOH CH3 और ये OH और H, ये इसमें जो सॉलिड लाइन बता रहा है ये दोनों ही ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये जो डैश डैश वाला लाइन दिख रहा है ये दोनों ही ऑब्जर्वर से दूर है, पीछे की तरफ है ना। मतलब इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड का 3 डायमेंशनली पोजीशन बदल रहा है। देखिए यहाँ पे OH और H जो है लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट के साइड में OH था, राइट के साइड में H था, और COOH और CH3 ऊपर और नीचे दिख रहा है। यहाँ पर देखो OH जो है राइट साइड में चला गया है और H जो है लेफ्ट साइड में हो गया। मतलब 3 डायमेंशनली जुड़ने का तरीका एक ही जैसा है, स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, बस जो फंक्शनल ग्रुप या इसमें जुड़े हुए ग्रुप्स जो हैं उनका पोजीशन अलग अलग तरफ से बदल रहा है ना। या इसी को हम अगर
और भी आपके सामने डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो एल लैक्टिक एसिड और ये डी लैक्टिक एसिड है। तो COOH ये 3 डायमेंशनली है, COOH और CH3 अभी कागज के प्लेन में है, ठीक है। और ये जो H है ये ऑब्जर्वर से दूर, ये OH ऑब्जर्वर की तरफ है। ऐसे ही देखो OH जो है ऑब्जर्वर की तरफ, H जो है पीछे चला गया और CH3 कागज के प्लेन में इस साइड आ गया। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा कुछ दिख रहा है। देखो ये अगर मिरर कहें तो डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा कोई स्ट्रक्चर है ना। तो इस टाइप का जो भी 3 डायमेंशनल पोजीशन का फर्क पड़ रहा है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। बस मॉलिक्यूल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस तरफ के लोकेशन पे जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पे ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इवन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि हमारा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें कि कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल क्या है इसको भी समझते हैं। देखो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था। कॉन्फिगरेशनल में आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे में एक एनिमेशन नजर आ रही है। नीचे का एक एनिमेशन देखिए, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पास, यहाँ पे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और ये दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के कारण ये मॉलिक्यूल में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन नहीं होगा। डबल बॉन्ड यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों ही कार्बन को रोटेट होने से रोकेगा, जिसके कारण आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड है इसका रोटेशन। समझ में आई बात? तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पीछे की तरफ ही दिख रहा होगा और ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ये सामने की तरफ है। तो इनका पोजीशन फिक्स हो गया। अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा तो वो मॉलिक्यूल वैसा ही रहेगा। ये रूम टेम्परेचर पे आपस में नहीं बदलने वाले, है ना। रूम टेम्परेचर पे आपस में ये बदलने वाले नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अगला जो पार्ट था जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फर्मेशनल। अभी हम लोगों ने कॉन्फिगरेशनल देखा था, अभी आप लोग देखिए कि कॉन्फर्मेशनल क्या होता है। तो देखते हैं, देखो कॉन्फर्मेशनल हम लोग अगर बोले सच स्टीरियो आइसोमर्स विच कीप चेंजिंग एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इनको ही हम संरूपण समावयी या कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पास इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड के कारण कार्बन के चारों तरफ इन मॉलिक्यूल्स का रोटेशन लगातार होता रहता है, रोटेट होते रहते हैं। ये 360 डिग्री घूमते ही रहते हैं और वो भी रूम टेम्परेचर पे। इनको अपने रोटेशन के लिए फ्री रोटेशन है, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड होने के कारण फ्री रोटेशन है। कॉन्फिगरेशन वाले में डबल बॉन्ड था जिसके वजह से वहाँ पे एक फ्री रोटेशन नहीं था, यहाँ पास फ्री रोटेशन है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एक फ्री रोटेशन है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में चेंजेबल है। अब इसकी वजह से इन दोनों ही पोजीशन के बीच में इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है, इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है। लेकिन हम लोग सिर्फ 2 स्पेसिफिक कंडीशन को कंसीडर करते हैं, है ना। तो देखिए स्टैगर्ड इथेन एंड इक्लिप्स्ड इथेन। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड मतलब ग्रसित, जैसे ग्रहण लग जाता है, एक दूसरे के पीछे कोई छुप जाता है, उसको क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। जैसे ग्रहण लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इक्लिप्स बोलते हैं। तो इक्लिप्स्ड इथेन, इथेन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, जैसा कि तुम यहां पास देख पा रहे होगे, ठीक है। जैसा कि तुम यहां पास देख पा रहे होगे मॉलिक्यूल जो होगा एक दूसरे के पीछे छुप रहा है। ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के पीछे है, ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के पीछे है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे है। बिल्कुल इसके तरह आप लोग ऊपर टॉप में देखिए इस डायग्राम को, ये हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये कार्बन है और इसके पीछे एक और कार्बन है और ये जो आपको हल्का सा दिख रहा है ये भी हाइड्रोजन है, ये हल्का सा दिख रहा है ये भी हाइड्रोजन है और इसके पीछे एक और हाइड्रोजन है। तो ये अगर हम इस तरफ से देखें तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पीछे छुप जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। और क्योंकि ये इथेन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन सामने की तरफ
दूसरा कार्बन पीछे की तरफ, 2 कार्बन है तो मीथेन, इथेन है ना, इथेन। तो स्टैगर्ड इथेन, और दूसरा होता है आपका इक्लिप्स्ड इथेन। स्टैगर्ड का क्या मतलब होता है, जब इन दोनों के बीच में एंगल बदल के क्या हो जाए, एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, तो जैसा दूसरा डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक कार्बन सामने की तरफ होगा और एक कार्बन पीछे की तरफ। जो सामने की तरफ है उसमें इस टाइप का एक एंगल बन रहा है, और जो पीछे की तरफ है उसमें जस्ट इसका उल्टा है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ नीचे देखिए डायग्राम में, ये जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एक जो हमको ये सेंटर में दिख रहा है, ये कार्बन वो है जो ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये जो हम बड़ा सा सर्कल बनाते हैं ये वो है जो ऑब्जर्वर से दूर है। जो सीधा सेंटर में जुड़ता है वो कार्बन जो है वो बताता है ऑब्जर्वर की तरफ, और ये जो बड़ा सर्कल बनाते हैं इसको बोलते हैं, ये भी एक कार्बन मॉलिक्यूल है जो ऑब्जर्वर से दूर है। तो दोनों ही एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए हमको उसको एक ही पॉइंट पे, एक ही एक्सिस पे दिखाते हैं। और जो सर्कल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो पीछे के कार्बन का हाइड्रोजन है, और जो सेंटर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो सामने के कार्बन का 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम न्यूमन्स प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना। हम लोग आगे इसको देखेंगे जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में प्रॉपर देखते रहेंगे तभी। तो देखिए आप लोग कि ये एक पहला स्ट्रक्चर था, ये हमारा स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का मतलब देखो, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट, ये H एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ये H एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो इस टाइप का अगर कंडीशन होता है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कंडीशन, है ना, बिल्कुल अपोजिट दिख रहे हैं। जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 60 डिग्री रोटेट करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर ऐसे ही 60-60 करते जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे घूमता रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल या संरूपण समवायी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल या संरूपण समवायी। तो जब भी हम लोग ऐसा प्रोजेक्शन बताते हैं इसको बोलते हैं न्यूमन्स प्रोजेक्शन। और जब हम लोग इस टाइप का प्रोजेक्शन दिखाते हैं, जैसा आप लेफ्ट साइड बॉटम में देख रहे होंगे डायग्राम, तो इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स। हम इसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसी कुछ नाम है, मैं आप लोग को आगे इसको बता दूंगा एग्जैक्ट, है ना। तो ये 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को बताने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल आगे है, कौन सा पीछे, कौन सा पेपर की प्लेन में है ना। प्लेन ऑफ मतलब जो प्लेन में है उन सभी को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे लिखने के तरीके से, ये उसको बताता है। तो आई होप आप लोग को दोनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में डबल बॉन्ड या बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, या पोजीशन अलग होता है और वो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में चेंजेबल नहीं होता है। और जो कॉन्फर्मेशनल है ये रूम टेम्परेचर में लगातार बदलते रहने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला है केस फर्स्ट, हम लोग बात करेंगे कौन सा वाला, कॉन्फिगरेशनल वाला। हम लोग अभी पहला देख रहे हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। हम पहला कौन सा देख रहे हैं, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। कॉन्फर्मेशनल में हम लोग ने सब क्लास देखा, कॉन्फिगरेशनल में हम लोगों ने सबसे पहला क्लास देखा है वो कौन सा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं फर्स्ट केस वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो चलिए देखते हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम एंड कॉन्फिगरेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये सभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रीजन क्या होगा, ये जो हम लोग ज्यामितीय है ना, जियोमेट्रिक जो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता। तो इसके पीछे रीजन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन। ये रिस्ट्रिक्शन आया कहां से, ये रिस्ट्रिक्शन आया इस डबल बॉन्ड के कारण। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों आया, डबल बॉन्ड जो है उसको रोटेशन को रोकेगा। तो केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट में अगर ध्यान दें तो आप देख रहे हैं दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और 2 इधर इसके ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। यहाँ एक सिग्मा एक पाई हो गया, ये सब सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस टाइप के कंपाउंड में अगर आइसोमेरिज्म देख रहे हैं तो ये हमारा केस फर्स्ट है।
कंडीशन क्या है, उपरोक्त कंपाउंड में उपस्थित दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर असमान एटम्स या ग्रुप उपस्थित होने चाहिए। दोनों ही जो ग्रुप है ये असमान होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया तो वहां पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप बोले या ये ग्रुप और ये ग्रुप, हम आपस में इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, आपस में सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द कार्बन एटम्स ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड लॉक्स द मॉलिक्यूल इन वन पोजिशन। ये जो पाई बॉन्ड है यही उसको लॉक कर रहा है, रोटेशन को रोक रहा है। देयरफॉर रोटेशन अराउंड द सी डबल बॉन्ड सी इज नॉट पॉसिबल। यही कारण है कि सी डबल बॉन्ड सी के रोटेशन को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, दिस the cis isomers is one in which two similar groups are on the same side। देखो हम लोग cis कब बोलेंगे और ट्रांस कब बोलेंगे, जब सेम टाइप का मॉलिक्यूल सेम साइड में होगा डबल बॉन्ड के। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और सेम टाइप का मॉलिक्यूल, जैसे ये H और H दोनों ही डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, एक ही साइड में है। या हम CH3 की बात करें तो CH3 भी सेम साइड में है, एक ही साइड में है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड नहीं है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम लोग सिस बोलेंगे। तो ये आपके सामने एग्जांपल जो है वो सिस ब्यूटीन का एग्जांपल है, सिस 2 ब्यूटीन। अगर हम लोग यहाँ पास स्ट्रक्चर का नंबरिंग करें तो हम यहाँ से 1 2 3 और 4 कर सकते हैं, या फिर इसका जस्ट उल्टा, इसको 1 इसको 2 3 4 कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो अगर हम लोग 1 2 3 लेफ्ट टू राइट जाए तो या राइट टू लेफ्ट जाए तो दोनों ही कंडीशन में जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे मिलेगा सबसे पहले, इसीलिए सिस 2 ब्यूटीन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। और ये जो सेम ग्रुप जो है सेम साइड में, इसीलिए सिस। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी बात करें कि जो डिफरेंट ग्रुप है, जो डिफरेंट ग्रुप है ना, सिस आइसोमर इज वन इन विच 2 सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड। ठीक है, ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हरा हरा वाला एक साइड दिख रहा है और ये व्हाइट व्हाइट वाला एक साइड दिख रहा है, तो इस टाइप का कंडीशन होगा तो सिस बोल देंगे, है ना। द ट्रांस आइसोमर इज वन इन विच 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है। जैसा आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड के एक साइड में इधर ये दिख रहा है, ये दूसरी साइड में चला गया। या H को देखेंगे तो H इस साइड है तो दूसरे साइड का H दूसरी साइड चला गया। तो इस तरीके से अगर कंडीशन बनता है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस कंडीशन। तो यहाँ पास भी ब्यूटीन है, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसलिए 2 ब्यूटीन, और ट्रांस इसका कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोनों ही मॉलिक्यूल क्या सेम दिख रहा है क्या, दोनों ही मॉलिक्यूल अलग अलग है और रूम टेम्परेचर में इंटरचेंजेबल नहीं है। अपने आप ये रूम टेम्परेचर में अपना रूप नहीं बदल पाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, इसीलिए ये आपस में आइसोमर्स होंगे। और ये कौन से आइसोमर्स होंगे, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आपके सामने हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम ज्यामितीय समव्यता ढूंढ रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन से कंपाउंड ज्यामितीय समव्यता दर्शाते हैं। तो पहला वाला जो है, क्या ये ज्यामितीय समव्यता दर्शाएगा। ठीक है, डिस्कस करें, क्या लगता है कि पहला वाला दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ठीक से बनाऊं तो देखिए, ये जो कार्बन है और दूसरा जो कार्बन है इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, इसके बाद 2 बॉन्ड ऐसा होगा और यहाँ पास भी 2 बॉन्ड ऐसा होगा। देखो यहाँ C के साथ दोनों ही H हैं, तो इधर भी H होगा और इधर भी H होगा। ऐसे ही दूसरे साइड में भी देखिए, दोनों ही तरफ H है,
इधर भी H है, इधर भी H है। तो जैसा हम लोगों ने कंडीशन बोला था कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। दोनों अगर सेम है तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे कर लो, हर बार मॉलिक्यूल सेम ही होगा। जब मॉलिक्यूल में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है तो आइसोमेरिज्म की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेम अगर इधर भी देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो कोई भी ज्यामितीय आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। भले ही वहां डबल बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ, हर बार हम स्ट्रक्चर को बदल भी दें तो हर बार हमको सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहला जो है हमारा वो जो पहला डायग्राम है वो हमारा क्या करता है, ज्यामितीय समावयवता को पहला वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ज्यामितीय समावयवता यानी कि जो हमारा जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है उसको हम अब बोल सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ऐसे ही अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे जाएं तो देखिए हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन ये है और दूसरा ये है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ दोनों ही ग्रुप सेम है। यहाँ पास H2 है, सेम कंडीशन। तो दोनों में से कोई भी कार्बन अगर सेम ग्रुप रखता है तो दूसरा ग्रुप इसका पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम इसको C डबल बॉन्ड C लिख सकते हैं और इधर का जो C है इससे हम दो ग्रुप जोड़ सकते हैं, एक H इधर एक H इधर। ऐसे ही हम दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक हो जाएगा हमारा ग्रुप CH3 और दूसरा ग्रुप हो जाएगा H। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 और दूसरा ग्रुप H। अब ये जो हाइड्रोजन है हम इसको एक दूसरे से इंटरचेंज भी करेंगे तो हर बार मॉलिक्यूल तो हमको सेम ही मिलने वाला है। अगर सेम ही मॉलिक्यूल मिलने वाला है तो क्या कोई भी दूसरा ग्रुप पॉसिबल है ही नहीं, तो आइसोमेरिज्म की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पास भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। कौन सा वाला आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय यानी कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग फर्दर थर्ड वाले में भी जाए तो यहाँ पास सेम ग्रुप, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अब जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पास पॉसिबल है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम ठीक से बनाऊँ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C। इसके बाद देखो इस C से CH3 जुड़ा है और H जुड़ा है, तो हम इससे एक तरफ H जोड़ दिए और दूसरी तरफ CH3 जोड़ दिए। ऐसे ही इस कार्बन में भी देखो एक H और एक CH3 जुड़ा है, तो हम एक तरफ CH3 जोड़ दिए और दूसरी तरफ H जोड़ दिए, है ना। तो अभी तो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल हमने देखा था सिस मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सिस 2 ब्यूटीन, तो ये सिस 2 ब्यूटीन का ही एग्जाम्पल ही है, उसको लिख दिया ऐसा। तो यहाँ पर देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप अलग अलग है। इधर भी देख लो, इधर भी अलग अलग है। हम लोग को लेफ्ट वाले और राइट वाले को मिलाना नहीं है, हम लोग को एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप को देखना है। एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बस, है ना। तो दोनों ही साइड में से कोई भी ऐसा ना हो कार्बन जिसमें सेम ग्रुप दिख जाए। अगर दोनों में से कोई भी एक कार्बन ऐसा दिख गया जिसमें सेम ग्रुप है तो वहां आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल 4 है उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग के पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको हमको आप डिस्कस कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं तो मैं आपको जब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देन इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पास दिखे हुए हैं और कुछ के नाम लिखे हैं, पर फिर भी मैंने साथ ही साथ उनका डायग्राम भी बना दिया है। तो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ये आप लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो हम लोगों ने सिस ट्रांस वाला जो आइसोमेरिज्म है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसके प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो हम लोगों ने अभी सिस ट्रांस समझा है इसमें प्रीफिक्स
हम लोग दो लगाते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशनल जो होगा वहाँ पास कॉन्फ़िगरेशनल में ही हम लोग सिस ट्रांस भी लिखते हैं, ई जेड भी लिखते हैं, और हम लोग इसके आगे और भी डिस्कस करेंगे, सिन और एंटी भी लिखते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई सारे अभी ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिसमें पहला जो था वो था हमारा सिस और ट्रांस, जिसके बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रीफिक्स लिखने का तरीका है। बेसिकली सिस ट्रांस और ई जेड लिखने के लिए जरूरत पड़ती है। हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे अगले क्लास में, और मैं अगले क्लास में आप लोग को डिटेल में पूरा बताऊंगा सिस ट्रांस और ई जेड सिस्टम को विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा, क्लास को ध्यान से देखिएगा, ओके। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।